देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात करते हैं बीते शनिवार को 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय संबोधन के लिए आते हैं। तो क्या ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक था? अगर प्रधानमंत्री के समर्थकों की बात करें तो वो हारे को हरिनाम के अंदाज में कह रहे हैं, दरअसल ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक था। उनका कहना है कि इस मसले पर उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करके, दरअसल राष्ट्र को संबोधित नहीं किया, 2 राज्यों को संबोधित किया। एक राज्य सुदूर दक्षिण का तमिलनाडु, जहां पर जयललिता की पार्टी सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही है, AIADMK, जिसका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है। प्रधानमंत्री का पूरा इशारा तमिलनाडु पे था। वो उस दिन कोयम्बटूर में थे भी और वहीं से उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। और दूसरा निशाना पश्चिम बंगाल था, जहां दरअसल भारतीय जनता पार्टी बेहद गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही है और वहां पर कहते हैं कि महिला आरक्षण के नाम पर, नारी शक्ति वंदन के नाम पर प्रधानमंत्री ने एक महिला मुख्यमंत्री को पदच्युत करने के लिए, हटाने के लिए ये राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। दरअसल ये संबोधन 2 ही राज्यों के लिहाज से था। राजनीति के एंगल से दौर करेंगे तो ये लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक था। 13वीं बार वो राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे 2014 से, जब से सत्ता में आए हैं। तो 13 अलग अलग बार उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया है। यही 8, साढ़े 8 बजे पहला संबोधन उन्होंने राष्ट्र के नाम किया था, तो उसको सब याद रखते हैं। 8 बजे उन्होंने किया था, 2016 की बात है। और उस संबोधन उन्हें 500 और 1000 रुपए का नोट एक झटके में बंद कर दिया था, उसे नॉन लॉगिफाई किया था। कहते हैं कि वो ब्लैक मनी पर मास्टर स्ट्रोक था। वैसा स्ट्रोक पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई थी। तब से ये बात चली आई, कई लोग दिल पे हाथ रखे रहते हैं, प्रधानमंत्री जब राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे आखिरकार करेंगे क्या। उसके बाद उन्होंने कई किया, जैसा कि हमने कहा ना, लॉकडाउन भी इसी राष्ट्र के नाम के संबोधन के नाम से हुआ, एक झटके में हुआ। उससे पहले लोगों को पता नहीं थी। इसलिए जब कभी भी ये घोषणा होती है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे होते हैं, तो दुनिया भर का ये चल रहा होता है। जुए के अंदाज में लोग कहते हैं कि संबोधन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि हर बार उनका कोई ना कोई एक राष्ट्रीय संवाद सा रहता है। लेकिन इस बार के राष्ट्र के नाम संबोधन को लोग कह रहे हैं विशुद्ध तौर पर ये राजनीतिक संवाद था। हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले, ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कुर्सी पर रहते हुए राष्ट्र के नाम संबोधन में राजनीतिक संवाद क्यों करना पड़ा? अपने आप ये खतरनाक बात, कोई अच्छी बात नहीं है। लोग कह रहे हैं दरअसल प्रधानमंत्री को खुद लग गया कि उनका जादुई असर जो है, जो 2014 से लगभग देश भर में कायम है, बार बार जीतते रहे, हर बार जीतते रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ पार्लियामेंट में 16 और 17 को, वो बहुत लज्जाजनक स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार ऐसी करारी हार हुई जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, या संसदीय इतिहास में आप कह लें 1990 में पहली बार कहते हैं। पिछली बार जब हुआ था हार सत्ता पक्ष का, जिस ढंग से प्रतिपक्ष ने उनके बिल को गिरा दिया था और 2/3 बहुमत नहीं हासिल कर पाई थी, जो 1990 की बात है। उसके बाद कहते हैं 2002 में हुआ था दूसरी बार, जब टाटा बिल लाया गया था, उसे हटा गया, पोडा तारा बदला गया था उस समय। और तब से लगातार, अब मानते हैं 2026 का ये वक्त आ गया, 36 साल से लगभग ऐसा कुछ सदन में नहीं हुआ था। मनमोहन सिंह 10 साल तक सत्ता में थे, अल्पमत की सरकार थी मोटे तौर पे, नरसिम्हा राव थे लंबे समय तक, वो सारी सरकारें चली आई।
कभी भी हार नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जो 22 दलों के समर्थन से अपनी सरकार चलाए 5 साल तक, उनकी सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर ऐसी कालिख नहीं लगी कि सदन में कोई बिल लाया जाए और वहां मैनेजमेंट ऐसा नहीं हो पाए सदन बिल लाने से पहले और वो धाराशायी हो जाए, गिर जाए, सरकार को लज्जित हो गया। इसलिए लोग कहते हैं जो 17 तारीख को हार हुई और 18 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे, कह रहे हैं हार के अवसाद में आकर के प्रधानमंत्री कुछ ऐसी बात न कर जाए, ऐसी बात न कर जाए, मतलब जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार के नाम से हुआ, उन्होंने राज्यसभा के नाम पे मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ दी। जीती हुई सरकार एक मैंडेट मिला था 2025 से 2030, उसका पालन किए बिना 2026 में ही कुर्सी छोड़ के चले गए। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ी देर पहले देश को संबोधित किया, 29 मिनट का भाषण दिया, 58 बार 58 टाइम्स कांग्रेस का नाम लिया। मतलब हर मिनट में 2 बार कांग्रेस को याद कर रहे थे। इस तरह से बौखलाए हुए, इस तरह से घबराए हुए नरेंद्र मोदी जी लगातार झूठ बोलते हैं और आज भी घड़ियाली झूठ बोल रहे थे। घड़ियाली आंसू बहाइए मत, महिला आरक्षण के पीछे मत छुपिए, महिला आरक्षण मुद्दा ही नहीं था। तो भाई वो अलग स्थिति थी, लेकिन कहते हैं हार का अवसाद खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सत्ता के शिखर पर 2001 से चढ़े हैं, 2002 से गुजरात की सरकार है उनकी, और तब से जीतते ही रहे, उनके नाम हार नहीं मिला। जिसको हार नहीं मिलता है उसका अवसाद भी गहरा होता है। इस लिहाज से कहते हैं जो कुछ भी हुआ सदन में, लोकसभा के अंदर सरकार का ये बिल गिर गया, पहली बार गिरा, इस अवसाद में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो 18 अप्रैल को बीते शनिवार को कर रहे थे संबोधन, उसको लेकर तमाम तरीके का अटकल लगाई जा रही थी, आखिर करेंगे क्या। इन अटकलों से इतर जो बातें कही जा रही थी, अवसाद की बात के अलावा जो कहा जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा हर राष्ट्रीय संबोधन में कुछ नया करते हैं, मतलब जो कि राष्ट्रीय मायने का होता है। अभी इकोनॉमी की बात जो है बहुत लो पे जा रही है, ये युद्ध की वजह से जा रही है, ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से, इजराइल की युद्ध की वजह से जो हालात बने पड़े हैं, उसमें लग रहा है कल क्या होगा पता नहीं। सारे दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली पड़ी है। लोग ये मान रहे थे कि ओवरकम करने के लिए, हार के गम को बुलाने के लिए प्रधानमंत्री इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसी बात करेंगे। खास करके अभी वक्त है जब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जो सड़क करके, घिसक करके छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। 2 पायदान नीचे गिर गई है। वो क्यों गिरी है? डॉलर के मुकाबले कहते हैं कि ऑल टाइम लो चला गया रुपए की कीमत। उस वक्त में प्रधानमंत्री अगर राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर जैसे लाल बहादुर शास्त्री 1962 में किया था, एक दिन का भोजन छोड़ने की बात कर दी थी उन्होंने, और ऐसा कोई संबोधन किया था जिससे लोग हिल गया था। जय जवान जय किसान का नारा लग गया था। तब से ही ये जय जवान जय किसान की बात लाल बहादुर शास्त्री के सिर पे बढ़े और बड़े सम्मानजनक तरीके से उन्होंने। तो कहते हैं कि जब लो टाइम होता है किसी चीज का, उस समय जो राष्ट्र नायक है आकर के राष्ट्र के नाम संबोधन करता है और क्या के मैसेज डिलीवर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी लोग यही उम्मीद करते थे। मनोबल के मजबूत व्यक्ति, इसमें 2 राय नहीं है। तो लोग कहते हैं अवसाद में जाने का कोई सवाल ही नहीं था कि प्रधानमंत्री अवसाद में चले जाएंगे, नहीं गए, ये अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने राष्ट्र के संबोधन के नाम से वही काम कर दिया जो 16-17 तारीख को 18 घंटे तक लोकसभा के लंबे बहस के दौरान कहा गया, या उससे भी अलग हटके उन्होंने कहा। विपक्ष की पार्टी जो प्रतिपक्ष की पार्टी है कांग्रेस का, कहते हैं अपने 40 मिनट 50 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 से 60 बार तक कांग्रेस कांग्रेस शब्द दिया, जो एक बिल्कुल ऐसी पार्टी है जो 100 की संख्या में भी नहीं है सदन के अंदर। ये अलग बात है, उसने ऐसा क्षमा बांधा, विपक्ष एक साथ हो गया और सत्ता पक्ष के हवाले में 2/3 बहुमत प्राप्त करना नामुमकिन हो गया। तो ये बात उनके दिमाग से गया नहीं था, जिस बात की मैं कह रहा हूँ। बड़े मजबूत मनोबल के व्यक्ति हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर से 17 तारीख की हार उनके 18 तारीख के राष्ट्र के संबोधन में हावी नहीं रहना चाहिए। लेकिन विशुद्ध तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर वो हावी था और राष्ट्र के संबोधन आप शुरू में कहा, ये राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं था, क्योंकि वोटिंग होना है, मतदान होना है 23 तारीख और 29 तारीख को होना है पश्चिम बंगाल में, और तमिलनाडु में चुनाव होना है। 2 राज्यों में अभी रह गया मतदान होना, तो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिहाज से पूरा राष्ट्र के नाम संबोधन कर दिया। जैसा कहा तमिलनाडु में जयललिता की जो पार्टी अब नहीं है, जयललिता स्वर्गीय जयललिता की पार्टी है AIADMK, अन्ना मोनेंद्र कड़गम। 2023 में हमने इसे पास कराया है, ये कानून बन चुका है, संविधान में दर्ज हो चुका है। मोदी जी, आपको संवैधानिक हक जो हमें मिला है उसे हम छीनने नहीं देंगे।
तो अन्ना के नाम पर उन्होंने कि महिला उनके दिमाग में है, उनके महिलाओं का ख्याल है, इस लिहाज से डीएमके साथ नहीं आई और इसकी वजह से वो गिर गया जो 33% आरक्षण देने की बात थी। तो इस लिहाज से तमिलनाडु के वोटरों को कहना चाहते हैं, अन्ना को याद करो, माता जी को याद करो, जयललिता को याद करो, मतदान की जब बारी है तो कर जाओ एंटी डीएमके वोटिंग। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जो कांटों की लड़ाई है, ममता बनर्जी वहां की महिला मुख्यमंत्री हैं, काफी दबंग है और कहते हैं नेल टू नेल लड़ाई, कहते हैं नाखून से नाखून की टकराहट है। भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी है प्रतिपक्ष के दल के तौर पर और इस बार दाव लगा रही है कि हम जीत लेंगे। ममता बनर्जी को पराजित होकर के पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ेगा, चौथी बार लगातार वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगी। और ममता बनर्जी इसकी रिवर्स लड़ाई लड़ रही है, कह रही है इस बार मुख्यमंत्री के लिए मुझे टिकट दे दो, मैं अगली लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली जाकर लड़ूंगी और बंगाली चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पे मिलेगा। तो दोनों की अपनी लड़ाई। लेकिन प्रधानमंत्री जब राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे तो पूरे विपक्ष प्रहार कर रहे थे, राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्र के संबोधन नाम की विषय वस्तु को काफी डिग्रेड कर दिया, काफी नीचे ला दिया। ऐसा पहली बार हुआ कि राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री को संबोधन करे और सीधे तौर से विपक्ष की बारे बात करे, विपक्ष से शिकायत करे। भाई इसके लिए तो पार्लियामेंट का फोरम था। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का जो नियत 2024 लोकसभा चुनाव में हम लोग देखे थे, उनका नारा भी हम लोग सुने, अब की बार 400 पार। किस लिए नारा दिया हुआ है मोदी जी ने कि संविधान बदलने के लिए इस देश में जो कांग्रेस दिया हुआ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दलित आदिवासी पिछड़े लोगों को जो आरक्षण दिया हुआ है, आरक्षण हटाने का साजिश चल रहे थे। 18 घंटे तक आप लंबी बहस कर चुके थे और उस बहस में आप पराजित हो गए थे। पराजित इस लिहाज से हो गए थे, आपको 2/3 मेजोरिटी नहीं मिला, उसी बिल पर नहीं मिला जो बिल 2023 में आप ही की सरकार ने, 3 साल पहले आप ही की सरकार ने पूर्ण बहुमत से, विपक्ष ने वोटिंग तक नहीं किया, वॉकआउट कर दिया, विपक्ष के सहमति से आपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया था। माने उसमें है 33% आरक्षण मिलेगा, वही बात आप 2026 में कर रहे हैं और उसमें आप हार गए। जो कि हारना अपने आप में सदन की परिपाटी में, लोकतंत्र की परिपाटी में ऐसा इतिहास रचाना नामुमकिन है। जाहिर तौर पर 2023 में जो आपका फ्लोर मैनेजमेंट था, वो फ्लोर मैनेजमेंट इस बार जो आपके अर्जुन मेघवाल साहब हैं जिन्होंने बिल पेश किया था, या किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उतने प्रतिबद्ध नहीं थे, उतने कायदे से नहीं थे कि वो मैनेजमेंट कर लें, विपक्ष के लोगों को तोड़ लें। कांग्रेस के साथ क्यों चले गए सारे लोग? भाई उसको समझना चाहिए, टीएमसी आपके साथ क्यों नहीं आ पाई? आपको समझना चाहिए डीएमके आपके साथ क्यों नहीं आया, जो पिछली बार कांग्रेस से बिल्कुल किराया कर देते थे। बार बार अमित शाह ने सदन में जब इस पर चर्चा चल रही थी तो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उनको अपना हित चिंतक बताया, वो क्यों नहीं साथ आया? और तो और आप छोड़िए, जो लोग आ सकते थे इनके साथ, जैसे कहते हैं सदन के अंदर जो निर्दलीय सांसद होते हैं उनको आना चाहिए था खुल के, पप्पू यादव को खुल के आना चाहिए था इसके पक्ष में। इसके अलावा फ्लोर मैनेजमेंट का हिस्सा है, कई लोग आने के टूट के आने के लिए तैयार होते हैं। जैसे बिहार में ही आप लीजिए, जैसे पिछली बार क्या हुआ था, जब सदन में कार्रवाई हुई थी, कांग्रेस के 3 विधायक टूट के चले आए थे वोट डालने के लिए अभी राज्यसभा के चुनाव में। तो ये आसान है, कोई बड़ा काम नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझ के हार गए? जानबूझ के इसलिए हार गए, वो बताना चाहते थे, विपक्ष को सबक देना चाहते थे कि लोग मतदान कर जाए। पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री को हटाने के लिए नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद में भारतीय जनता पार्टी हार गई। ऐसा हो सकता है क्या? तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी उनकी सहयोगी पार्टी है, उनको सत्ता में लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार गए। आपको सीधे बता दें, तमिलनाडु की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गंभीरता से नहीं लड़ रही। कुल जमा गिन कर 27 कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के संबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। महिला आरक्षण बिल जो 2023 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पास किया था, वो 16 अप्रैल 2026 से पूरे हिंदुस्तान में लागू हो चुका है। माने एक हारी बाजी लड़ रहा है, तो इसके लिए इतना बड़ा प्रयोग करेंगे, पूरे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर कालिख लगवा देंगे। सदन के अंदर विधेयक का गिरना अपने आप में समझा जाता है कि कई दफे तो ऐसे हुए हैं कि सदन में इस अभिशाप को झेलने के बजाय जो नेता होता है वो इस्तीफा देकर चला जाता है, अवसाद से घिर जाता है। तो इस मोड़ पे आपने अवसाद में घिरने का परिचय देने के बजाय, मजबूत मनोबल का परिचय देने के बजाय आप जाके हमलावर हो गए विपक्ष पे। भाई ये कोई बात हुई? इसके पीछे यही वजह है। इसका मतलब है जो मैनरिज्म है, जो तरीका है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादुई असर कम हो रहा है। अगर आप इत्मीनान से आप देखेंगे तो तीसरी बार जो सत्ता में जीत के आया है, पहली बार जितनी संख्या में जीत के आए थे संसदीय चुनाव में, दूसरी बार उससे बड़ी संख्या में जीत के आए, तीसरी बार जब जीत के आए तो भारतीय जनता पार्टी के महज 240 सांसद ही हैं और उनको बैसाखी पे रहना पड़ रहा है नीतीश कुमार के और चंद्रबाबू नायडू के। बस जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी उनके बैसाखी है। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और इंडी गठबंधन के अन्य दलों को, टीएमसी, डीएमके, इन सभी को आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए, अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। उनका यह कृत्य अक्षम्य है। आधी आबादी उन्हें किसी भी स्थिति में उन्हें माफ नहीं करने वाली है। तब सरकार को जाके 272 का जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा है, वो हासिल हो पा रहा है और इस विधेयक को जीतने के लिए 328 के आसपास समर्थन चाहिए था सदन के अंदर। 298 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। संख्या बल के हिसाब से 292 कहा जाता है, 4 ज्यादा ले आए। कैसे ले आए? अपने हिसाब से लोग आए। आप चाहते तो आ जाते बाकी लोग भी, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं था। हर कोई सदन की आप पूरी अपनी बातचीत को निकाल के देखें, बहस को निकाल के देखें तो कांग्रेस पार्टी, विपक्ष, तमाम लोग कह रहे थे भाई आप परिसीमन के मामलों के मत जोड़िए, आप ले आइए 50% आरक्षण की बात लेके आइए और पूरे सदन की कार्रवाई को देखिए। वहां विपक्ष कहीं से भी आपको अपनी चर्चा में महिला आरक्षण की खिलाफत नहीं लग रहा है। नारी शक्ति वंदन के पीछे, अभिनंदन के पीछे विपक्ष बहस में कभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो उसने ये कर लिया कि इसके बहाने आप परिसीमन की बात कर रहे हैं, परिसीमन के बाद इस आरक्षण लागू करने की बात कर रहे हैं। भाई 2023 का तो आपका है, वो लागू कर दीजिए। 2029 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें विपक्ष को ऐतराज नहीं है। विपक्ष का कहना है जो मौजूदा संख्या है उसमें अगले चुनाव से आज ही आप जारी कर दिए, 50% कर दिए, आप 33% बात छोड़िए। विपक्ष इतना प्रतिबद्ध दिखता है, उसके बाद विपक्ष की जो बैटिंग हो रही है अपने हिसाब से हो रही है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ हार हुई संसद में, और हार तो हार है, अपने आप में हार हो जाते उसको अलग हिसाब से रिकूप कर लेते। जो कहते हैं स्ट्रीट फाइटिंग के आधार पर कहते हैं योगी आदित्यनाथ अपने साथ मोर्चाबंदी कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, देश भर में महिलाओं को लॉन्ग मार्च चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसद जिस हिसाब से उस संसद में विधेयक गिरने के बाद, बरसात होने के बावजूद भी जिस ढंग से आंदोलन करती हुई दिखी, वो सब कुछ हो सकता था। क्या महिला आरक्षण बिल एक्ट नहीं बन गया? झगड़ा वो नहीं है, झगड़ा साजिश और षड्यंत्र का था। पीडीएस समाज के लोगों को हक अधिकार उनका छीनने के था और डिलिमिटेशन के बहाने जिस तरीके से उन्होंने डिलिमिटेशन किया है आसाम में या अन्य प्रदेशों में। लेकिन इससे तो कवर नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री आए और राष्ट्र के नाम संबोधन कर दें और विपक्ष को दोषी करवा दें। ये तो हल्केपन की बात हो गई। इससे जाहिर तौर पर उनका कोई जो सलाहकार है या सलाहकार की सुन नहीं रहे होता है, बहुत ज्यादा जब ताकत आ जाती है लोग सलाहकार तक अब सुनना बंद कर देते हैं। हाँ, ये एक बात जरूर थी, आपको फिर से याद दिला दूं, वो जो शनिवार का 8:30 बजे का वक्त था, बहुत लोग दिल पे हाथ रख करके सोच रहे थे आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे क्या करने वाले हैं। जो उनका इतिहास है वो बड़ा राष्ट्रीय अंदाज में एक बड़ा इतिहास है। भाई जो व्यक्ति नोटबंदी लागू कर दे, जो व्यक्ति लॉकडाउन का ऐलान कर दे राष्ट्रीय संबोधन के नाम से, और बहुत सारे आप उठा के देखिए, आप 13 अलग अलग मामले बताए, हर में अपने आप ऐतिहासिक, उसमें सबसे हल्का मामला यही है। विपक्ष हमला करने की कोई राष्ट्र के लिए संबोधित करता है। भाई ठीक है, प्रधानमंत्री के नाते आप संसदीय दल के नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आपका हक है पूरे नेशनल टेलीविजन या तमाम को लेके कहीं आज हम अभी इसी वक्त राष्ट्र के नाम संबोधन देना चाहते हैं, सब कोई देगा, ये आपका हक का हिस्सा है। लेकिन उस राष्ट्रीय संबोधन में राष्ट्र के नाम पे विपक्ष पे हमला करे। विपक्ष है कौन? इसी संसदीय परंपरा में जीत के आए व्यक्ति हैं और इतने बड़ी तादाद में आपको 2/3 बम। कमाल की बात है ना, आपके सलाहकार इतने डरे सहमे हुए हैं कि आपको ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। वही विपक्ष जो 2023 में नारी शक्ति अधिनियम, वंदन अधिनियम पारित कर देता है, पूर्ण बहुमत से पार कर देता है, उस विपक्ष को लेकर आप फिर से एक परीक्षा घड़ी में प्रवेश कर रहे हैं और चुपचाप से जो आप पे आरोप लगा रहा है परिसीमन का मामला, आप पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राज को कायम करने का रास्ता निकाल रहे हैं। ये जनता नहीं जानती क्या? या फिर उस विधेयक के सदन में गिर जाने के बाद जो कुछ भी है पब्लिक स्फेयर में सबको पता लग गया है आपका इरादा 2 राज्यों की विधानसभा का चुनाव है और ये बात पब्लिक जान जाएगी। इस बारे में आपके सलाहकारों ने बताया नहीं था। भाई जो प्रबंधन होता है सदन के अंदर,
कि कोई भी विधेयक कोई सरकार लाती है, वो विधेयक पारित हो जाए, इसका इंतजाम उससे पहले कर लिया जाता है। आप अचानक से कॉल करते हैं विधानसभा अधिनियम, संसदीय अधिनियम, आप अचानक से कॉल करते हैं संसद का विशेष सत्र, और संसद के विशेष सत्र बुलाने से पहले आपको ख्याल भी नहीं रहता है कि 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपने पारित कर रखा है, जो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का प्रबंधन कर रखा है, जो 2029 से लागू होना है, उसका नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया। ये विपक्ष के नेता के तौर पे आपको सदन के अंदर बताया जाता है, लोग बताते हैं, आपको याद दिलाते हैं, अपनी बातों से याद दिलाते हैं बहस के दौरान शामिल होके कि आप ये भूल रहे हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा तब इस अधिनियम का कोई मतलब नहीं, पुराना अधिनियम नोटिफाई नहीं हो पाएगा। तब आप विपक्ष की सलाह पर उसे 2023 जो पूर्ण बहुमत से आपने पारित कर रखा है आरक्षण वाला विधेयक, महिलाओं के 33% आरक्षण वाला विधेयक, उसके नोटिफिकेशन जारी करते हैं। ये सब कुछ काम आपके लिए विपक्ष करता है, और विपक्ष ये भी काम कर देता है कि आपके इरादे को भागते हुए इस विधेयक को गिरा देता है। कहा ना, पब्लिक है, सब जानती है, और पब्लिक की बातों को वही व्यक्ति नहीं जान पाता है जिसके इर्द गिर्द सलाहकारों की कमी हो जाती है। जाहिर तौर पर पूरी विफलता सरकार की है कि आपके संसदीय कार्य मंत्री उस ढंग से काम नहीं कर पाए। आपके लोग, सिर्फ आप सदन के अंदर 2 ही व्यक्ति दिखा पूरी बैटिंग करते हुए, आप थे, प्रधानमंत्री थे या फिर उनके गृह मंत्री थे, तो 2 सरकार नहीं चलती। आप जब बात कर रहे हैं, आप लोकसभा के सांसदों की संख्या 800 पार ले जाना चाहते हैं, 860 ले जाना चाहते हैं, और जब 545-43 में आप सिर्फ 2 व्यक्ति ही नजर आते हैं, तब क्या स्थिति, उसका मतलब बेईमानी है। तो इस बात को आपको समझना होगा, या इसका इंतजाम करना होगा। जो 12 सालों में जो एक युग बदला है, 12 साल का युग होता है अपने वांग में आप 2024 में आए, 2026 हो गया है, तो 12 साल में युग बदल जाता है जनाब। और आपका जो हनक है, प्रधानमंत्री की कुर्सी का जो हनक होता है, या आपके अंदर जो जादुई क्षमता लोग कहते थे, उसमें ह्रास होता हुआ दिख रहा है। ये पराजय इसकी गवाह है, और इस गवाही को आप नहीं समझते हैं। उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप राष्ट्र के नाम संबोधन के लिए आ जाते हैं। उस वक्त पे आ जाते हैं जब आर्थिक तंत्र में बिल्कुल खोखलापन दिख रहा है, गैस नहीं है देश में, जलावन नहीं है, उद्यमिता के लिए लोगों के पास संसाधन नहीं है, अपने ही यहाँ नहीं पूरी दुनिया में एक स्कार्सिटी छाई पड़ी। आने वाले दिन में इस ईरान इजराइल युद्ध की वजह से क्या होगा, अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से क्या होगा, इसको लेकर सब कोई सहमे पड़े। उस वक्त में राष्ट्र के संबोधन में आप राजनीति की बात कर रहे हैं। आप राष्ट्र को संबोधित कीजिए, उद्यमिता की बात कीजिए, नए रोजगार सृजन की बात कीजिए, लाल बहादुर शास्त्री के उन दिनों की याद कीजिए। 62 के युद्ध में चीन के समय उन्होंने उपवास रहने का नारा दे दिया था, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दे दिया था। वैसा कुछ नारा लाते आप इस 18 अप्रैल के शाम में, जो आपने शनिवार के शाम जो 8:30 बजे लोगों को बुलाया, टीवी स्क्रीन के सामने बुलाया, रेडियो के सामने बुलाया, अपनी मन की बात बताने के लिए बुलाया। राष्ट्र नायक के नाते आप राष्ट्र को संबोधित करते, आप बताते कि भारत सरकार ने क्या क्या इंतजाम किया है इस आर्थिक लड़ाई में पार पाने के लिए, उसमें जीतने के लिए। जो आर्थिक तंत्र के तौर पर भारत की संख्या 6ठी हो गई है, 6ठी आर्थिक ताकत बन गए हैं, हाल तक तो 4थी थे आप, तो और आप दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप 1 नंबर हो जाएंगे। तो 1 नंबर कैसे होंगे, उसके बारे में कोई रास्ता बताते, सुझाते, आपसे लोग यही उम्मीद कर रहे थे। इस मोड़ पर आपसे ये कतई उम्मीद नहीं की जा रही थी कि आप आएंगे और विशुद्ध राजनीति की बात कर जाएंगे। राजनीति करने के लिए संसद तो था ही, 18 घंटे तो बहस तो किए थे आपने, इसके अलावा फोरम तो है ही। इस राष्ट्र के संबोधन से एन पहले आप कोयम्बटूर में रैली का संबोधित कर रहे थे, वहां को डीएमके पर प्रहार कर रहे थे, सदन के अंदर जो हार हुई उसको लेकर आप उसे लांछित कर रहे थे, कांग्रेस डीएमके को धड़े पर खड़ा कर रहे थे। वही बात तो आपने राष्ट्र के नाम संबोधन कर दी, हर रैली में उसके बाद से आप कर रहे हैं। वही उससे फिर फर्क क्या रहा? आपकी राजनीतिक रैली में और राष्ट्र के नाम संबोधन के कार्यक्रम में कोई तो फर्क होना चाहिए जनाब। इस फर्क को कौन बताएगा आपको? जब तक नहीं बताएगा या नहीं समझ में आएगा, इसका मतलब आपका जादुई असर कम हो रहा है। जो मोदी मैजिक था भारत में, वो मैजिक के जरिए भारत बढ़ता आया है, ऐसा नहीं, उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। कैसे इन प्रकार एक पोजिशनिंग हुई, अच्छी पोजिशनिंग हुई, उस पोजिशनिंग को बरकरार रखने के लिए, उसके उभार को बुलंद करने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन जैसा मसला होता है। फिलहाल जो पहलू मुझे समझ में आया, या सार्वजनिक तौर पे जनता है, सब जानती है के नाम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगला जब भी राष्ट्र के नाम संबोधन हो, वास्तव में राष्ट्र के नाम संबोधन हो, राजनीति का संबोधन नहीं हो। सियासत के जरिए आप तो राष्ट्र के प्रधान बन गए हैं, लेकिन प्रधान के तरीके से प्रधान सा व्यवहार हो तो बहुत अच्छा हो। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार।
नमस्कार, धन्यवाद।